अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस थाने के अंदर मौजूद हूँ वो है नाज़िमाबाद। जी हाँ, पुलिस स्टेशन नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ। आज की जो कहानी है मुजरिम कौन की, एक ऐसी कहानी है जिसमें घर के मुलाजमों ने, जो घर में मुलाजिम काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, कुक हैं या वो आपके घर में ड्राइवर हैं, वो आपके साथ जो रहते हैं दिन रात, जो आपके बारे में जानते हैं कि आप कब आते हैं, कब जाते हैं, आपका कहाँ पैसा रखा हुआ है, आपकी किससे दोस्ती है, आपके घर में कौन कौन मेहमान कब आता है, वो सब कुछ जानते हैं। जहाँ पर घर में रहने वाले ड्राइवर ने, घर में रहने वाले जो कुक था, उसने किस तरीके से लोगों के साथ मिलकर एक माँ को और एक बेटे को जान से मार दिया। वो लोग जो पकड़े गए हैं वो यहाँ मौजूद है, जिसमें एक का नाम फैसल है, बाकी के नाम मैं ज़रा आपको अंदर जाके कोट करूँगी। किस तरह पकड़े गए, उनका कितने दिन का रिमांड होगा, किस लिहाज से आगे ये केस जाएगा, और आखिर वो दो जो वहाँ पे मरे हैं, एक खातून और एक बेटा, उसके अलावा क्या घर में कोई भी मौजूद नहीं था जो ये सानिया पेश आ गया। तो चलो चल के मिलते हैं और बाकी का एपिसोड फिर आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने भी आपको बाहर बताया कि हम जिस केस के लिए आए हैं उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस की जो कार्रवाई, अक्सर हम लोग सुनते हैं पुलिस को बहुत नेगेटिव दिखाते हैं, पुलिस को हम बहुत विलन बताते हैं कि जी जो पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस ये नहीं कर रही, पुलिस अपना रिकॉर्ड बहुत हद तक गंदा दिखाती है कि जी हम शायद बहुत सुस्त लोग हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी जब मैं यहाँ पर आपको उस शख्स से मिलाऊंगी, उस टीम से मिलाऊंगी और वो लोगों से मिलाऊंगी जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर एसएचओ साहब मेरे सामने हैं और मैं राना खुशी मोहम्मद साहब के सामने हूँ। उनसे पूछूंगी कि जिस तरीके से ये केस हुआ, कैसे उन तक पहुंचा, किस तरह उन्होंने रैकी की, किस तरीके से ये जो मुलजिम पकड़ा गया है, जो अभी इसको लॉकअप में किया गया है, किस तरह से उन्होंने उसको अरेस्ट किया। क्योंकि ये वो किस्सा है, ये वो कहानी है जो शायद हर घर की होगी, क्योंकि हर घर में अब नौकर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे राना जी? अल्लाह पाक के करम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मौजूद हैं माशाल्लाह, आपकी एफर्ट भी हमें नज़र आई। सर थोड़ा सा रोशनी डालें, ये कब आपके पास कंप्लेन आई, किस तरीके से आई, क्या हुआ, कैसे आपने इसको सॉल्व किया? बिस्मिल्लाह। 20 तारीख को मुझे चाय जो रिसेंटली एक हफ्ता ही हुआ अभी 20 तारीख को यहाँ पर मैं अपने थाना में मौजूद था। मेरी एक मुलाकात की टाइमिंग है 2 से 4। ठीक है। इस टाइम में थाने में ही होता हूँ और जो भी लोग इस किस्म की कोई भी साइल आते हैं उनकी बात सुनता हूँ। तो ये शफा नाम की लड़की जो है बच्ची, उनकी बेटी ठीक है, उनकी बेटी शफा नाम की उनकी बेटी और उनके फुप्पा, शफा के फुप्पा बशीरुद्दीन साहब खुरम साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, मुझसे मिले। इन्होंने मुझे पहले तो ज़ुबानी सारा वाक़या सुनाया। जी वो ऐसा है कि हम गुलिस्तान जोहर में रहते हैं, तो रात 18 और 19 की शब को मेरी मम्मा से मेरी बात हुई है। कोई 10 साढ़े 10 बजे मैंने अपनी मम्मा को रूटीन के मुताबिक मैं कॉल करती हूँ, तो मैंने की है। मम्मा से अच्छे माहौल में बातचीत हुई, तो मैंने 11:30 दोबारा उनको कॉल किए। कुछ देर बाद तो मम्मा कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है शफा, मैं बाद में बात करूँगी। अच्छा। और कुछ मैंने कहा मम्मा क्या मसला है, दवाई ले लें, ये ले लें, लेकिन उसने कहा आप छोड़े, मैं बाद में बात करूँगी। फ़ोन बंद कर दिया उसने। तो मैंने कहा चलो मम्मा डिस्टर्ब ना हो, मैं भी सो गई। तो सुबह जब मैं उठी हूँ 9-10 बजे, तो मैंने उनको कॉल की है, तो वो कॉल मेरी अटेंड नहीं कर रही थी और फ़ोन बंद आ रहा था। ओके। जब मैंने अपने भाई हादी जो कि 34-35 साल, भाई 35 साल, माँ बेटा साथ रहते हैं, ठीक है, भाई को ट्राई किया तो उनका भी फ़ोन बंद आ रहा था। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ, तो मैं आई कि शायद मम्मा की कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है या कोई मसला हो गया, और भाई भी फ़ोन बंद आ रहा है। तो मैं वहाँ से अपने यहाँ पहुँची घर। जब मैं घर पहुँची तो मुझे पता चला कि घर के अंदर मेरे भाई की दोनों गाड़ियाँ, एक हमारी आईरूफ गाड़ी है और एक हुंडा सिटी है। अच्छा। वो दोनों गाड़ियाँ मौजूद नहीं है। ठीक है। तो मैंने कहा भाई कहीं गए होंगे, लेकिन गाड़ी तो अक्सर उनकी, एक तो काम खाना वगैरह उनका असल में किचन कैटरिंग का काम था, ठीक है। तो शायद कोई ऑर्डर पे गई होगी, तो दूसरी गाड़ी भाई लेकर गए हैं, तो इसका मतलब है कि अम्मी की तबीयत सही है, तो कोई मसला है। ठीक है। तो मैंने जब हम आई वहाँ अंदर, फिर मेरे घर का भी मैंने पूरा देखा, तो दरवाजे बंद नहीं थे, दरवाजे खुले हुए थे। ठीक है। तो मैंने घर देखा, उसमें कुछ गठड़ियाँ वगैरह बंधी हुई थी सामान की, ऐसे जिस तरह पैक करने की सामान के शिफ्टिंग के लिए की जाता है। तो बोला मैंने वो देखी तो हैं, लेकिन अब वो कोई पता नहीं चल रहा, उनकी कॉल भी नहीं लग रही और हम कोई राब्ता नहीं हो रहा, हम परेशान हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने ये सारी उनको एक रिटर्न में एप्लीकेशन उन्होंने बनाई हुई थी, वो मैंने ले ली। तो मैंने कहा चले मैं चलता हूँ और मुझे थोड़ा मौका, ये 20 तारीख की बात है, 20 तारीख की ओके, मौका मुआयना कराएं।
वहाँ सारा मैं खुद गया हूँ बंगले पे, मैंने पूरा डीएसपी साहब खुद भी वहाँ आ गए, मेरे एसआईओ को भी बुला लिया, मैंने अपने अफसरान वाला के भी नॉलेज में लाया, तो वहाँ जाकर मैंने उस बंगले का पूरा फिजिकली विजिट किया, ठीक है, पूरा देखा, जहाँ जहाँ उसने कहा ये घर के अंदर यही पोजीशन थी जो सेम उन्होंने मुझे बताई, गठरिया बंदी में सामान जैसे पैक हो रहा हो। जी हाँ। तो उन्होंने एक बात की मुझसे कि ऐसा है कि हमारी जो भाईजान है वो चाह रहे थे कि हम कराची में दुबई में अपनी सेटलमेंट करना चाह रहा हूँ, कोई कारोबार सेट करूँगा, वहाँ भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं, ठीक है। तो लास्ट मैसेज कुछ ऐसा पता चला है कि ये मुलाजिम कह रहे हैं हमें आया कि आप लोग पासपोर्ट बना लो और मैं आप लोगों को जल्द दुबई बुला लूँगा। मुलाजिम बोल रहे हैं अपने अपने, अच्छा वो आदि भाई का मैसेज है इनको। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग में मैसेज था, मैसेज था कि आप जो है तो रेडी हो जाएं, अपने पासपोर्ट बनवा लें, मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। प्लान्ड किया गया था, मैं वो भी उससे भी आ रहा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर निकला, पूरा कॉर्नर पे एक चौकीदार बैठता है, शाम के टाइम फिर मैं दोबारा गया, फिर मैंने अच्छा। बाहर की सिचुएशन सारी देखी, अकेला में गया, मोबाइल मेरे साथ थी, मैंने वैसे ही पूरी गली का विजिट किया, कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ से क्या मिल सकता है मुझे। मैं जब उस चौकीदार के पास पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि आपकी ड्यूटी क्या होती है। बोला जी मैं रात को आता हूँ और सुबह 8 बजे तक होता हूँ। कहीं तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बंगले के कॉर्नर पे बैठे और इस तो ये तो मेरी काफ़ी मदद करेगा। मैंने उसको बैठ के उसके साथ अच्छे माहौल में बातचीत की। तो मैंने पूछा कि हादी की क्या, बोला सर यहाँ से आते जाते रहते, मसला नहीं। और मैंने कहा यार रात को देखा, तो बोला हाँ मैंने देखा है, लास्ट टाइम 12-1 बजे के टाइम खुद गाड़ी ड्राइव करके इस तरफ गए। अच्छा जी हाँ, खुद गाड़ी ड्राइव करके गए, मैं देख रहा था। बोला मैंने देखा है हादी भाई को, अकेले बैठे हुए थे गाड़ी में, ठीक है। तो हमारी कोई थोड़ा सा दिमाग में हुआ कि वो बंदा कहाँ चला गया, बंदा खुद गया, इसका मतलब वो उस तरफ नहीं हम गए कि शायद इसको मार दिया या तो बहुत वो हमारी सोच में नहीं आता। लेकिन मैंने उससे थोड़ा सा हमारी तफ्तीश में मुझे थोड़ा सा वो हुआ, मतलब मैं तो जो मेरा एक वो था ज़हन बना हुआ था, उससे मैं पीछे आया कि यार ये तो खुद गया तो कुछ फिर देखते हैं। उसके बाद मेरे अफसरान भी मेरे साथ थे, डीएसपी साहब मेरे साथ रहे, उन्होंने बड़ी रहनुमाई की मेरे अफसरान। हालांकि भी बड़े काम, उनका भी यही कहना था कि इस काम में जो है ना जितनी भी मेहनत होता है। 24 तारीख को सारी सिचुएशन अपने अफसरान वाला को मैंने कहा सर जो CDRs टेक्निकल बेस पे जो हमने ये सारी चीज़ें चेक की हैं, उसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, तो बात क्लियर हो नहीं पा रही। सर ने कहा ठीक है आप FIR लॉन्च करें और मुकम्मल प्रॉपर तफ्तीश शुरू कर दें। ठीक है। FIR लॉन्च की रात को फिर मैंने उस पर सारी रात काम किया, मेहनत की थोड़ी सी। अब मैंने फैसल को जो है वो, अच्छा आपको पता था कि उसी घर में मुलाजिम कितने थे? 5 को मैंने इंटरव्यू किया, जो 4-5 उन्होंने नाम बताए, ठीक है, मैं उनको लाया। अच्छा, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। फैसल भागा नहीं था? नहीं भागा, नहीं भागा, आया, ये मिला वहाँ। अच्छा, इसको कॉल की, बुलाया उन्होंने, ठीक है, आया शफा के फोन पर आया, ये ठीक है, इसने बयान दिया, कॉन्फिडेंस था इसको कि कुछ नहीं होना, ठीक है, कुछ नहीं होना। हमने सेफ ऐसी जगह कर दी है कि वो तो 10 साल बाद भी नहीं पता चलेगा उनका। सही। तो इसने हमें बयान भी दिया, तो हमने उस पर भी थोड़ा सा, लेकिन बयान जो इसने दिया 4 दीगर मुलाजमीन ने दिया, उसमें भी हमें थोड़ा सा इसको हमने ऑब्जर्व उसमें रखा कि इसको देखेंगे बाद में। जब इसका दोबारा बयान इसको बुलवाया मैंने थाने पे और ये आया, इसकी सारी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड की सारी, फिर SI भी मेरे साथ था, साहब से भी मशवरा किया। सारी चीज़ें देखने के बाद हमें थोड़े से इसका मोबाइल फ़ोन से मैंने काम शुरू किया। अच्छा, डेटा निकाल रहे हैं उसका। जो चीज़ें हम बोर्ड सवाल कर रहे थे उसका जवाब हमें सेटिस्फाई नहीं कर सका। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ सवाल क्या था जहाँ से आपको शक पैदा हुआ? देखिए जी, एक बंदे से कॉल पे बात हुई है और ये कहते हैं मेरी नहीं हुई। अच्छा, जो जिसके साथी थे? साथी से। ओके। साथी, और उसके अलावा जो इनका वो हादी ने कहा जी मुझे कॉल की है। अच्छा। जबकि उसने कॉल मैसेज इन्होंने प्लांटेड किया, वो मैसेज भेजा, उसने मैसेज नहीं किया। ओह। फिर शफा भी कहती है कि मुझे लगता है ये राइटिंग जो मैसेजेस आए हैं इसमें इन मेरी वालदा की राइटिंग नहीं थी। अच्छा, लिखने का तरीके होते हैं ना, लिखने का तरीका वो उनको पता होता है कि मेरी मम्मा जो है कैसे लिखती है, इस तरह लिखती है, वो कौन सी उसमें लिखती है, ठीक है। तो उस बच्ची ने भी थोड़ा सा हमें वो किया, तो हमने फिर इसको थोड़ा सा प्रेशर लिया, इंटरोगेट किया। तो इसने कहा कि जी बिल्कुल मुझे कोई पता नहीं, एक वहीद नाम का बंदा है वो आपको जो है फला जगह रहता है, तो मैंने इसको नहीं लेकर गया। ठीक है। मैंने अपने तौर पे वहाँ मालूमात रसाई हासिल की, उस तक पहुँचने की, वहाँ मालूमात की।
खुद मैंने उसके ऊपर सारे जैसे जैसे मेरे अफसरान की इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक मैंने काम किया। जब वहाँ से मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई और मैं वहीं तक पहुँचने में कामयाब हो गया। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। तो अब मेरे पास टाइम नहीं था कि अगर मोबाइल कॉल करता हूँ तो ये जाता है, ये भाग जाएगा। भाग जाएगा, ठीक है। और खुद हाथ डालता हूँ तो इलाके की सिचुएशन का नहीं पता कि यहाँ क्या माहौल बनेगा। सही सही। खैर जिस तरह भी थे जो मेरे साथी थे, एक दो हमने कोशिश करके बंदा हमने अच्छा, उसको अभी तक शक नहीं हुआ था कि आप इसके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं? वो समझ ही नहीं पाया कि ये पुलिस है। अच्छा, मतलब अगर ये मैंने कहा कि ये काम हमें खुद करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कहीं गलती कर लें हम इसमें। सही सही। तो ये मौका इससे मैंने देखा कि अब अगर मैं पीछे हटता हूँ तो ये चला जाएगा। सही। और अगर मैं मोबाइल का इंतज़ार करता हूँ, ज़ाहिर है मोबाइल के आने के अंदाज हाँ, होगा हाँ। उसके मुताबिक ये काम, और दोबारा शायद फिर ये हाथ ना आए मेरे। सही। खैर हमने इसको ले लिया, लाकर थाने लाए। मैंने फिर दोनों को अलग अलग इंटरोगेट किया। करने के बाद फिर मामलात को देखे, जैसे इसने मुझे बताया कि फलां जगह इसकी निशानदी पे, उसको भी ले लिया। लेने के बाद दोनों को फिर हमने इंटरोगेट किया तो ये खुल गया। मतलब फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया। जब एक दूसरे के सवालों में फर्क आ रहा था तो यहाँ आके ये मजीद खुलते चले गए और सारे हंसते चले गए। अच्छा जी, हम यहाँ से जरा, और अल्लाह की मदद शुरू हो मैं गई। यहाँ आपको रोकूंगी क्योंकि मैंने कंटिन्यू भी यहीं से करना है। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव एक काम मैं आपको पुलिस का दिखा रही हूँ। माशाल्लाह इस वक्त राणा जी की जो कार्रवाई जो इन लोगों ने मिलके की थी, और इस वक्त वो लोग लॉकअप में, उनको भी मैं आपके सामने लेके आऊँगी किस तरीके से 3 साल पुराना कुक ने अपनी मालकन का और उसके बेटे का बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसको कहाँ फेंका। तो मिलते हैं एक ब्रेक के। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं। और इस वक्त उस केस की तरफ हम काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपको तमाम चीज़ें पता चले, क्योंकि किस तरीके से पहला ब्रेक में आपको पता चला होगा किस तरीके से इन्होंने कड़ी से कड़ी मिलाई, किस तरीके से जो फैसल और फैसल के साथ जो दूसरा बंदा इन्होंने अरेस्ट किया। जहाँ तक तो आपने सुन लिया, हम बाकी की बात ज़रा उनसे पूछेंगे। सर फिर इससे आगे क्या हुआ? आप उठा के ले आए? जब वहीद को मैं ले आया तो इनका वो दूसरा साथी था, और इन फैसल ने और वहीद जो है वो भी, और एक इमरान नामी लड़का जो है तीसरा, ठीक है, वो था ज़ीशान नाम था। अच्छा, ज़ीशान। फिर वहीद मुझे मिल गया, वहीद को लाया मैंने यहाँ, इनको इंटरोगेट किया। तो ये कुछ बातें जो ना बता रहा था वो उसकी वजह से मुझे पता चल गई, क्योंकि वो समझ गया कि अब मैंने ये इसका ले बयान कुछ था। मैंने कहा वो तो ये कह रहा है, उसने कहा जी बिल्कुल मैं नहीं ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है। दोनों को अपने तरीके से टेक्निक तरीके से किया। ये क्लियर हो गए कि उनको हमने मार दिया है। एकदम मुझे शौक लगा कि यार इतनी एज। कितने साल की औरत थी जिसको 60-65? 55 से 60 बता रहे हैं वो। अच्छा, और जो बेटा था वो 30-35? शाइस्ता जमाल साहबा जो थी वो 55-60 की थी, और बेटा 34 से 35। शादी नहीं हुई थी बेटे की? 35। तो बाकी बच्चे और जो थे शादीशुदा थे? बेटी शादीशुदा थी? जो एक बेटी शादीशुदा, एक ही ये बेटा था। अच्छा, एक बेटी एक बेटा, एक ही बेटा। उफ खुदारा, दरिंदगी जुल्म में बहुत बड़ा सामने आया। अब मैं जरा आपसे ही पूछना चाहूंगी उनकी बॉडी कैसे निकाली, कहाँ से निकाली? क्योंकि बॉडी मैं ईदी के रज़ाकारों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जिस तरह से इतनी भयानक स्मेल थी और इतनी उस हालत कंडीशन में बॉडियाँ थी कि हमारा वहाँ खड़ा होना क्या उस बंगले के नज़दीक वाले लोगों के लिए भी मसला था। वो मैंने सुना है, वो देखा है, जो मैंने फुटेज देखी है, वो कुएं के अंदर जो बैरिक पानी और कुएं की जो स्पेस है वो तकरीबन 3 फीट 3.5 फीट है, और उसी में आदमी ने घूमना है उसी में। और गहराई उसकी कितनी है? 60 अबाव 70-80 फीट पे गहराई है उसकी। और इन्होंने उसके बाद जो है फिर इन्होंने जब ये सारी चीज़ें मुझे बताई तो मैं फिर उसी टाइम में फ्री हो गया, और मैंने अपने अफसरान वाला के फ़ौरन ये निशानदेही उन्होंने की थी कि हमने बॉडी वहाँ डाली है? जी हाँ, उन्होंने बता दिया। फिर मैंने अपने डिप्टी साहब का अनुभव लिया, अपने अफसरान वाला के नॉलेज में लाया। सारी चीज़ लाने के बाद डिप्टी साहब ने और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खादिम हुसैन साहब, वहाँ तीनों वहाँ पर मौका पर पहुँचे। मैं फुटेज देख रही हूँ, इन्हीं की निशानदेही पे इन्होंने जाकर वो जगह हमें दिखाई, यहाँ हमने मारा, यहाँ फेंका। राना मुझे बताएं, ये कितने पैसों का मसला था? क्या करोड़ों की चीज़ें थी जो जिसकी लालच में आके इन लोगों ने ये जुल्म किया? मतलब आप कहते हैं ना बहुत पैसे थे। हकीकत आई है कि यहाँ तक भी है कि वो राशन वालों का, चिकन वालों का और दीगर लोगों का कर्जदार था।
अल्लाहू अकबर। इनकी नज़र में ये था कि न जाने कितने पैसे, दौलत है इनके पास, कितना सोना हमें मिलेगा, 2 माँ बेटे हैं, शायद ये नहीं हो गया सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम बन जाएंगे। जो मैंने उस पर, खैर वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं तो इसीलिए मालूम, आपने अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी 2 लोग कर लिए, एक बंदा इनमें से है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा, जिससे अल्लाह पाक ने पहले की है अब भी करेंगे, रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह करेगा वो भी। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि मैं इसके बाद उनकी तरफ भी जाऊंगी। जब आपने इन लोगों को अरेस्ट किया है, जो तीसरा बंदा है वो कैसे फरार हुआ? क्या उन्होंने इनको इन्फॉर्म कर दिया था या उनको पता चल गया था कि ये लोग धरे गए? उसको पता चल गया होगा ना कि ज़ाहिर है ये बिठा लिए और दूसरा बंदा लेने भी ये भी हो पुलिस गया। गई है तो करीब करीब रहते हैं, ये ज्यादा दूर नहीं रहते, एक ही आपस में जगह दोस्त, के आपस में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, एक ही मोहल्ला है इनका, एक ही मोहल्ला है, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और इकट्ठे रहने वाले, एक ही मोहल्ला है इनका। रहते भी इस तरह हैं कि एक गली छोड़ के उसका घर है, दूसरी गली में इसका है। तो इसीलिए तो सारी चीज़ों को बड़ा वो किया जाता है, खामोशी से सारी चीज़ें ये करना, बड़ी मेहनत करके अल्लाह पाक ने हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा सानिया देखें बॉडियां फिर बेहुरमती, जाते वक्त उनकी फाइलें गाड़ियों की सब ले गए। कागज गाड़ियां दोनों लेकर चले गए। और आगे इंतहा देखें कि कबाड़ी मार्केट का एक बंदा है जो इन्हीं के साथ रहता है, वो भी इनके महल्ले में रहता है। उसने गाड़ी खरीद भी ली, उसने एक गाड़ी 70,000 रुपए की खरीद ली कि हम बेच रहे हैं, हमारे मालिक ने दी है, वो बेचना चाह रहा है, वो दुबई चला गया। अच्छा और दूसरी गाड़ी भी पहले यहाँ से गाड़ियाँ ले जाने के बाद ये इन्होंने प्लान किया कि हम हादी के मोबाइल फ़ोन्स और प्लस जो है गाड़ी अपनी ले जाकर वहाँ एयरपोर्ट से मैसेज करते हैं ग्रुप में कि आप लोग सारे रेडी रहना, मोबाइल आप लोगों को पूरी प्लानिंग अपने दिमाग से प्लानिंग। लोकेशन एयरपोर्ट से की आएगी तो लोग समझेंगे ये बाहर मुल्क चले गए। मतलब इतनी तो इनमें शातरपन है ना, इतने समझदार तो ये बने ना कि वो लेकर चले गए, लेकिन बाहर चले गए, हमारे से लोगों का ध्यान कानून से ज़्यादा तेज कोई नहीं हो सकता। अगर नेक नीति से मैं समझता हूँ कोई काम किया जाए ना, अल्लाह पाक गैबी मदद करते हैं। शुक्र। और सबसे बड़ी बात होती है जब आपको आपके अफसरान बाला सपोर्ट कर रहे होते हैं ना और रहनुमाई कर रहे होते हैं, आपकी नाकामी नहीं हो सकती। वैसे मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि इंसान काम करना चाहे और मेहनत करे वो अल्लाह ज़रूर कामयाब। अच्छा, इस वक्त मैं आपकी कैफियत देख रही हूँ क्योंकि ये आप तो डेली इस तरह के केसेस देखते हैं, लेकिन अभी आपको बड़ा सदमा है क्योंकि उस औरत का, उस बच्चे का बड़ा सदमा है। हम घरों में मुलाजिम ही रखते हैं, आपके हमारे घरों में अक्सर मुलाजिम ही होते हैं और हम कई साल पुराने होते हैं। अगर एक घर में मुलाजिम 3 साल पुराने हैं तो वो कोई नया मुलाजिम नहीं था, आपको 2 साल में मोहब्बत हो जाती है। अब इन चीज़ों को जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा और बहुत सोच समझ कर मुलाजिम रखे जाएँ और बड़े अपने घरों को, इनको घर तक रसाई भी न दी जाए कि ये घर तक यहाँ तक समझ जाएं कि इनके आने जाने वाला कौन है, इनके पास तो कोई इनका वही नहीं है, ये सारी चीज़ों के मालिक हम बन जाएंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राना सर को यही हम अभी बॉन्ड कर रहे हैं अपने साथ ही, और बाकी अभी मैं आपको शख्स का इंटरव्यू दिखाऊंगी जिसने अपने ही मालिकान को किस तरह बेदर्दी से बारा, क्यों बारा, ये पूरी बात एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, मैं अब आ गई हूँ उस केस की तरफ, मैं अब आ गई उन लोगों की तरफ। मेरे सामने वो दोनों लोग मौजूद हैं जिसने उस औरत और बेटे के साथ क्या किया है। मैं ज़रा आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ क्योंकि मेरे बराबर में मेरे जो इस हाथ पे खड़ा हुआ है, इसका नाम है फैसल। फैसल वो शख्स है जो 3 साल से उस घर में कुक था, 3 साल से उस घर में जॉब कर रहा था, रह रहा था। और इसके बराबर वाला शख्स कौन है वो तो ज़रा वो ही बताएगा, लेकिन मैं इससे सवाल करना चाहूँगी, इतने साल वो वहाँ रहा, कैसे रहा, क्या जालिम औरत थी, क्या इसको गंदी प्लेटों में खाना देती थी, मारती कूटती थी, क्या करती थी, या पैसे नहीं देती थी, या 3 साल के इसके पास पैसे जमा हो गए थे जो उसने ये जुल्म कर दिया। तो फैसल, पहले मुझे पूरा नाम बताओ। पूरा नाम फैसल है मेरा। पूरा नाम क्या है? फैसल नाम है। बाप का नाम नहीं लगाया? मोहम्मद इकबाल, फैसल वल मोहम्मद इकबाल। हाँ, बाप का नाम होता है ना, बगैर बाप के तो तुम दुनिया में नहीं आए होगे, बाप तुम्हारा कोई ना कोई होगा। अच्छा फैसल, बताओ कितने साल से थे उस औरत के पास? सर 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया। 3 साल? जी। क्या करते थे? कुकिंग भी है, कुक के साथ हेल्पर था। कुक के साथ हेल्पर? कुक अलग था? जी, कुक अलग है। कुक क्या करता था? कुक खाने वगैरह बनाता था। खाने बनाता था, तुम हेल्प करते थे उसके? कहाँ पे करते थे? किचन में, वहीं पर ही। कहाँ पे? इनके घर भी, बंगले में ही। घर का खाना बनाते थे?
बाहर का ये 300 अफराद का खाना बनता था। 300 अफराद का खाना बनता था, तो घर में बन के बाहर जाता था? जी घर पे बन के तो बाहर। एक कुक था और एक तुम हेल्पर थे? 2 कुक थे, 1 हेल्पर। घर में खाना 3 साल से तुम वहाँ काम कर रहे थे? 3 साल से तुम उस घर में थे। अब मुझे बताओ, वो जो औरत थी वो 60 साल की थी, वो कैसी औरत थी? बहुत अच्छे और बहुत नाइस इंसान थे वो। उनके कितने बच्चे थे? सर उनकी 2 ही औलाद थी, जिनको एक को हमने मार दी, कि उनकी बेटी है। बेटी की शादी तुम्हारे सामने हुई थी? नहीं, पहले मेरे हो से चुकी पहले। थी? जी और उसका एक बेटा था और एक बेटी थी जिसकी शादी हुई भी थी। जी 3 साल से तुम उस घर में काम कर रहे थे हेल्पर के तौर पे, 2 तुम्हें कुक मिले हुए थे। जी। अब मुझे बताओ, तुम कहते हो वो औरत बहुत अच्छी थी, तुम्हें तनख्वाह भी मिल रही थी, कितनी तनख्वाह मिलती थी? 20,000। 20,000 मिलते थे। कभी तनख्वाह ऊपर नीचे की उसने? नहीं कभी पैसे काटे? नहीं, कभी ये बोला खाना नहीं खाओ हमारे साथ, या हम जो पकाते हैं वो मत खाओ? खुद भी खाने के लिए दी, घर वालों को भी ले जाने के लिए दी। 3 साल फैसल तुम उस औरत के साथ दिन रात रहे हो। कितनी बजे से कितने बजे तक की ड्यूटी होती थी? मेरी सुबह 7 से लेके दोपहर 3 तक। सुबह 7 से 3 बजे तक। जी वो औरत नमाज रोजा भी करती होगी? जी बिल्कुल। पढ़ती भी होगी? बिल्कुल। तस्बीह भी पढ़ती होगी? जी। अपनी बेटी को कॉल भी करती होगी? जी करती हूँ। उसका मियाँ था? बेटी उसका मियाँ था? नहीं मियाँ नहीं था। जी। बेटी की शादी हो गई थी, बेटा था। जी। बेटा ये काम करता था जी। पकवान का? जी। बेटा कैसा आदमी था? बेटा भी बहुत अच्छे और बहुत नाइस, अच्छे इखलाक वाला इंसान था। इखलाक वाला इंसान? जी। 3 साल से फैसल तुम उसके घर में थे, तो तुम्हारे अंदर ये उसको कत्ल करने का कहाँ से आया? कत्ल करने का बस ये अचानक से, हमारे पास पैसे नहीं थे, महंगाई इतनी होती जा रही थी, तो हमने एक दिन बैठ के प्लान बनाया कि हम किसके साथ प्लान बनाया? सर एक ये दोस्त है मेरा, एक और है जो अभी लापता वो अच्छा भागा बताओ, प्लानिंग कैसे बनती थी? जैसे तुम लोग उनके घर में काम करते थे जी। और तुम लोग घर जाके डिस्कस करते थे उस फैमिली को कि वो उस फैमिली के पास पैसे भी होंगे, गाड़ियां भी होंगी, चीजें भी होंगी? जी क्या घर डिस्कस पे करते थे? तो ये डिस्कस करते थे कि ये देखते थे कि किस टाइम पे उनके पास पेमेंट आएंगी, कब चेक आएंगे। पेमेंट कब आती थी? 10 तारीख से लेके 20 तारीख के कितनी दरमियान। पेमेंट आती थी? 10-12 लाख रुपए। 10-12 लाख। तो तुमने क्या प्लान किया था? 10-12 लाख लेने या उनको मारना है? हमने 10-12 लाख लेने का प्रोग्राम किया था, गाड़ियाँ लेने का प्रोग्राम किया था। गाड़ी कैसे तुम ले सकते थे? अगर तुम पैसा लूट भी लेते हो जी। तो गाड़ी कैसे लूट के ले जा सकते थे? गाड़ी की फाइलें कंप्लीट थी, हमने कहा कहीं आगे भेज देते। गाड़ी की फाइलें तुम्हें कैसे पता था उन्होंने कहाँ रखी है? वो हमारे सामने, उन्होंने हमारे सामने पूरा, समझो हम उनके घर भी पले बड़े के हिसाब से हमें सब पता। मेरा हाथ उड़ता रह गया है। मैं कह रही हूँ हम उनके घर में पले बले हैं, हम उनके घर में उनके बच्चे हैं, यही बोला ना? जी। तो तुम बताओ, जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को कत्ल करते हैं? नहीं। तुमने अपनी माँ को कत्ल किया है? अच्छा, तुमने मुझे बताया कि तुम पे एतबार करती थी, तुम्हें पता था फाइलें कहाँ रखी होती हैं। प्लानिंग कैसे हुई ये बताओ? प्लानिंग हम लोग जब यहाँ से छुट्टी होती थी घर पे जाते थे, हाँ। पुल पे बैठ के फिर हम प्लान बनाते थे कि इनको किस तरह से इनके घर पे जाना है, किस तरह से एंट्री मारनी है, ठीक है। किस टाइम पे ये कितनी तुम्हारा कैश क्या होगी। लगता है? इसका नाम बताओ। दोस्त वहीद नाम है। वहीद, तुम क्या लगते हो उसके? सर ये इलाके में रहता है मेरे। इलाके में अगर उस वक्त ना करते और ये ना करते, इस वक्त नहीं निकल रही होती तुम्हारी, ठीक है? तुम्हारे साथ तुम दोनों के साथ प्लानिंग हुई। तीसरे बंदे का नाम? तीसरे बंदे का नाम जिशान है। निशान है, वो क्या करता है? वो पोटेक्स में काम करते, लेकिन अभी लापता। वो जो भागा हुआ है, पकड़ा जी। जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब तुम लोग पकड़े गए हो तो इंशाल्लाह वो भी पकड़ा जाएगा। अब ये बताओ, प्लानिंग होगी, प्लानिंग किस तारीख को हुई? 19 तारीख को तुम लोगों ने काम किया? प्लानिंग 19 तारीख तो काम की, प्लानिंग पिछले 1 महीने से चलती हुई आ रही थी। 1 महीने से चलती आ रही थी। जी। तुम लोगों को 1 महीने तक फैसल, तुम्हारे दिल में ये बात पक चुकी थी कि तुमने उसके घर में डाका डालना है, जी। गाड़ियाँ चुरानी है, जी। हैं? चलो ठीक है, तुमने प्लानिंग कर ली, तुमने अपने दोस्त को साथ मिला लिया। अब क्या हुआ, किस तरीके से हुआ? जब ये उनके घर पे गए, क्योंकि ये लोग पहले आते जाते थे उनके घर पे, क्योंकि सारी सेटिंग इन लोगों ने की थी अंदर। हाँ। जब ऑर्डर के बहाने ये लोग अंदर गए, एक बार उनको मौका नहीं मिला। ठीक है। फिर ऑर्डर, खाने का ऑर्डर? जी खाने का ऑर्डर। ठीक है, फिर ये जब दूसरी बार गए तो दूसरी बार भी इनको कोई मौका नहीं मिला। ये बताओ, वो जो वहाँ कुक थे वो किधर है? दूसरे जो कुक थे, तो खाना जी। बनाते थे, वो कहाँ है? वो अपने घर पे होंगे इस टाइम। वो इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं वो नहीं। उनका कोई लेना देना नहीं था? किसी का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मेरा। तुम्हारा जहन था ये? तुमने सोचा था कि जब 10-12 लाख महीने के आते तुमने चुराने? जी। फिर क्या हुआ? 2 दफा ये क्या मौका नहीं मिला? फिर जब तीसरी दफा ये गए, इनको मौका मिला। कितने बजे गए? ये गए रात को 9:30-10 बजे का टाइम था लगभग। फिर जब इनको मौका मिला, इन्होंने उनको काबू किए बॉस को। कैसे काबू किया? मैं नहीं था उस टाइम पे, इन्होंने फिर मुझे बुलाया। चलो तुम बताओ कैसे काबू किया भाई? उससे बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे? यही खाने वाने के ऑर्डर वगैरह की।
ठीक है, तो उसके बेटे से बात कर रहे थे? बेटे से बात कर रहे थे। ठीक है, तो बात करते करते उनको बोला कि किचन दिखाएं। वो किचन दिखाने के लिए अंदर किचन बना हुआ था? जी। फिर वो किचन दिखाने के लिए अंदर गए तो पीछे से शान जो हमारे साथ था, हाँ, शान गन निकाल के लेके आ गया, उनको वहीं पे बिठा दिया। ओके, फिर उसके बाद हमने उनके हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद फिर हमने फैसल को फ़ोन किया कि फैसल आप आ जाओ। आपने पकड़ लिया है? हमने पकड़ लिया। ठीक है, फिर उनको पकड़ने के बाद फैसल भी आ गया यहाँ पे, तो उनको वहीं पे छोड़ा। एक मिनट फैसल, जब तुम उनके सामने आए हो, औरत ने तुम्हें देखा होगा, अपने मरने से पहले देखा होगा। नहीं, इन्होंने पट्टियाँ बांधी थी। तुम्हारी आवाज नहीं पहचानी? आवाज़ निकाल, मुझे वापस भेजिए था आयरूप लेके उधर बैंक। तुम्हें कहा था गाड़ी लेके चल जाओ? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ बताओ आगे? फिर इनकी वालदा को जाके बांध दिया, एक कमरे में लाके बिठा दिया। फिर जो वो थे उनको भी पैदल लेके आए, कमरे में बिठा दिया हमने। फिर उसके बाद इन्होंने भाई पूछताछ शुरू कर दी शान ने कि भाई गाड़ी की फाइलें वगैरह किधर हैं और ये प्रॉपर्टी के पैसे किधर हैं। तो पैसे वैसे तो उन्होंने बोला हमारे पास कुछ भी नहीं, अभी हमारे ऊपर 2 दफ़ा पहले डकैती पड़ चुकी है। ठीक है। तो फिर कुछ पैसे निकले थे, 16, 17, 18 हज़ार रुपये इस तरह, बस इतने निकले थे। वो पैसे शान ने ले लिए थे। लेने के बाद फिर शान फाइलें चेक करने लग गया। फाइलें उसने जो काम की ज़रूरत की चीज़ें थी वो उसने ले ली। तो फिर कह रहा है कि भाई अब इनको मारो। क्यों मारो? मैंने हम तो नहीं मारेंगे इसको। जब फाइलें ले ली थी तो तुम थे, तुम इसको फोन करते, तुम बोलते क्यों मारो, कोई लाखों करोड़ों रुपए थोड़ी निकले थे। मुझे वापस बुला लिया था। फिर जब उसने कहा भी इसको मारो ना दोनों को, मैंने कहा हम नहीं मारेंगे। तो उसने निशान ने बोला जी। फिर तो जब हमने कहा हम नहीं मारेंगे तो उसने कहा तुम नहीं मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, क्योंकि उसने कहा मेरा भी इरादा होगा इनकी जगह पे कब्जा करने का। अच्छा जी। तो तुम दोनों में से किसी ने मत नहीं दी कि कब्जा ऐसे नहीं होता, पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं? मैडम उसके पास गन थी, हम डरे हुए थे, डर गए थे हम लोग। गन थी उसके पास। अच्छा, गन थी, तुम डर गए थे। तुम 2 बंदे को काबू नहीं कर सकते थे? तुम्हारा दोस्त था ना, तुम 2 बंदे को काबू नहीं कर सकते थे? उसकी नियत खराब हो गई थी। अच्छा, फिर मारा कैसे मारा? क्या किया? मारा ऐसे, फिर वो बाहर गया, हमें वहीं पर ही बिठा के। अच्छा। जब बाहर से एक रस्सी ला दी, उसने कहा इनके गले में एक के फंदा बांधो। जी, एक को अलग, माँ को अलग बिठा दिया था, बेटे को अलग कर दिया था, अलग अलग कमरे में। फिर उनके गले में फंदा डाला। तो हमारे हाथ कपा रहे थे। तुम्हारे हाथ कैसे कपा रहे थे? मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे हाथ कपा रहे होंगे। पीछे वो हमारे सर के ऊपर खड़ा होता। तुम्हारे साथ उस औरत ने भीख नहीं मांगी? उसने बोला नहीं खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मारो? गले में फंदा डाला, हाथ पैर तो हिला रही होगी ना? वो एक्चुअली उसको नींद, उन दोनों माँ बेटे को नींद की गोलियां दी हुई थी। बिल्कुल कब दी थी नींद की गोलियां? किसने दी थी? जब मैं बाहर गया था, वापस आया तो उसने लड़के, जिशान नाम के लड़के ने मेरे से ये दवाई मंगाई थी। कैसे दी थी नींद की गोलियां? कोल्ड ड्रिंक में डाल के। उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी? जी, कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उनको बताया भी था कि आपको नींद की गोलियां दे रहे हैं। हाँ। आप थोड़ी देर नींद की गोलियों से आप थोड़ी देर सो जाएंगी। अच्छा जी। जब वो सो गई थी, चलो यार हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। नींद की गोलियां दे दी और नींद की गोली से आप सो जाएंगी। ये वो शख्स है जो उसके घर में 3 साल काम करता रहा। काम करने के बाद 1 महीने से प्लानिंग हो रही थी कि उस औरत को और बेटे को कैसे हम जाके लूटने तक तो ये केस समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे दरिंदगी इंतहा से ज़्यादा बढ़ गई है। इस वक्त इन्होंने एक अपनी माँ का ही कत्ल किया है, एक अपने भाई का ही कत्ल किया है। और शायद ये लोग भूल गए थे कि खुदा की जो लाठी है ना, बड़ी बेआवाज़ होती है। जब बजती है ना तो बड़े बड़ों की चीखें निकल आती हैं। इस वक्त इनकी चीखें इंशाल्लाह निकलेंगी। और जिसके हत्थे ये लोग चढ़ चुके हैं और जो खून इन्होंने किया है ना, खून आएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल आएगा नहीं जाएगा। तो खैर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद पूछेंगे कि आखिर ये मौत का खेल इन्होंने कंप्लीट कैसे किया। जी दोबारा से हाजिर हूँ मैं। इस वक्त मैं उन शख्स के सामने मौजूद हूँ जिनको मुझे देखकर तरस नहीं आ रहा, मुझे देख के कोई ये नहीं हो रहा कि हाय हाय इनके साथ जुल्म हो जाएगा, सजाए मौत हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। क्योंकि ये लोग तो वो हैं कि इनको दिन में 100 दफ़ा भी सजाए मौत दी जाए तो वो कम है। खैर हम आगे चलते हैं। नींद की गोलियां उनको दे दी गई, ठीक है। कितनी देर में वो सो गए थे दोनों? 5 मिनट। कितनी गोलियां डाली थी? गोली नहीं, वो उसने एक पाउडर मंगाया था। पाउडर मंगाया था, 5 मिनट में बिल्कुल सो गए थे। जी। फिर क्या किया? फिर उसके बाद जब वो लड़का था जिशान नाम, उसने सारी आगे पीछे फाइलें वगैरह जमा की। हाँ। उसने फिर हमें दिखाया, हमारे साथ ही था। उसने कहा देखो भाई ये जगह की फाइलें। हाँ, तुम कितने खुश हो रहे हो कि वाह प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई है। जब उसने कहा ये हमारे पास फाइलें, तो तुम एक काम करो इनको मारो। हमने कहा सर ये भी मेरे साथ। हमने कहा हम नहीं मारेंगे। उसने कहा तुम नहीं मारोगे, मैं तुम लोगों को मार लूंगा। अगर तुम लोगों को, अगर ये तुमने कहा था कि
कि तो ये हम नहीं मारेंगे? तुमने बोला था? बोला था मैडम, बोला था मैडम। तुम तो शादीशुदा लगते हो जी। तुम्हारे बच्चे भी होंगे जी। बताओ क्या बच्चों को असर आएगा? क्या क्या बोलेंगे तुम्हें, क्या कहेंगे तुम्हें? ये प्रोग्राम जब चलेगा पूरी दुनिया तुम पे थू थू कर रही है कि उसका बाप ने एक लोगों की जान ले ली, तुम्हारा क्या इमेज बनेगा? बताओ, तुम्हारी इज्जत कहीं रहेगी? वो कहेंगे ऐसा बाप होता है? फिर क्या किया था? फिर जब हमने उसको मना किया तो उसने कहा तुम नहीं मारोगे, हम तुम्हें मार देंगे, उन्होंने तुम्हारे माँ बाप को इस तरह से मारेंगे। रस्सी हमने डाली, ला के उसने दी थी। उसने कहा इस तरह से अलग डाली? नहीं, एक ही रस्सी थी। हाँ, फिर जी, उसको कहा वहाँ से पकड़ो, मुझे कहा यहाँ से पकड़ो और गला दबाओ। दोनों तरफ से तुम लोगों ने पकड़ के उसको गला दबाया खींच के? जी जी। तुम लोगों को कैसे पता चला उसकी जान निकल गई है रस्सी दबाने से? कितनी देर में? 2 मिनट हुए होंगे। फिर उसने कहा बस छोड़ो इनको, ऐसे ही जल्दी जल्दी कपड़ा में लपेटो और पीछे कुआं में फेंको। कुआं किसने बताया था कि वहाँ कुआं है? वही वो जब ये लोग मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए गए तो वहाँ पे बताया था वहाँ कुआं है? जी जी। कुएं में फेंकने का प्लान किसका था? दोबारा था? ये अचानक से बना था जिशान नाम के लड़के का। उसने कहा फेंक दो, मैं बाद में जो है ना। हाँ? हम मारने की नियत से नहीं गए थे, हम लोग खाली वारदात की नियत से गए थे। हम मारने की नियत से नहीं गए थे, हमें गन पॉइंट पे उसने मरवाया, उसको हमें मजबूर कर दिया। मरवा दिया भाई, ये समझो। मैडम बच्चों की धमकी दे दी थी, उसने बोला तुम्हें भी मार दूंगा, तेरे बच्चों को भी मार दूंगा। लालच कितनी बुरी चीज है, तुम ये बस बात ये समझने की बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमसे। तुम लोगों ने ये सोचा कि तुम्हारे पास चंद पैसे आ जाएंगे, वो पैसे भी उनके पास से नहीं निकले। तुम अपने घर से गए, बीवी से गए, माँ से गए, बच्चों से गए। इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं हमारी, अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। फिर भी कोई माफ़ी नहीं हमारी, जान ले ली। वो बहुत कबीरा गुनाह की है, जो बेटी उसकी बद्दुआएं तुम्हें दे रही है, वो झोली उठा उठा के मेरे समेत तुम्हारी हर बेटी बद्दुआ दे रही होगी कि तुमने उससे उसकी माँ और उसका भाई छीन लिया। तुम अपने लिए उम्मीद रखते हो कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा होगा? उसके बाद तुम लोगों ने उसको वहां फेंक दिया। जी, और फिर मुझे इन लोगों ने वहां से भगा दिया था कि तुम बाइक लेके चले जाओ। फिर इन लोगों ने पत्थर फेंके नहीं फेंके, लेकिन हमारे को ऐसे जज साहब कह रहे हैं कि पत्थर निकले ऊपर से उसके ऊपर से पत्थर निकले लाश के ऊपर से। जी जी। लाश 6 दिन बाद मिली है। तुम्हें पता है लाश की हालत क्या थी? बहुत बुरी हालत हो गई होगी। मेरा कलेजा फटने को आ रहा है, मेरे पास अल्फाज। बेटे को पहले माँ को नीचे फेंका गया है, वो कह रहे हैं एसएचओ साहब, फिर बेटे को फेंका गया है। जी जी बिल्कुल। फेंकते हुए हाथ नहीं कांपे? हाथ कांपे हैं? फेंकते हुए हुआ नहीं? तुम लोग क्या जुल्म कर रहे हो? बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे जो खड़ा होता बहुत बड़ा रिंदा था, हमें नहीं पता। तुम लोग उसको मार देते, तुम मर तो बनते, तुम लोग तो हिजड़ों से भी बदतर हो। हिजड़े हाथ हिला के रोजी मांग लेते, तुम लोग तो ये भी नहीं कर सके। तो दिए तुम्हारा किस्सा यहाँ खत्म हुआ। जी। अब तुम क्या कहना चाहोगे? बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुमने कारनामा अंजाम दिया, क्या बोलोगे अपने बारे में? हम यही बयान देना चाहते हैं कि ऐसे दोस्तों से खुदारा दूर रहे, जो हमें अपने मतलब के साथ लेके जाते हैं, मनाते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। दोस्त रुको, दोस्त लेके नहीं गया, प्लानिंग तुमने की, तुमने दोस्त को इन्वॉल्व किया। प्लानिंग दोस्त ने नहीं की, तुमने दोस्त को इन्वॉल्व किया, दोस्त ने लालच की। जब वो मुझे लेने के लिए आता था ना घर पे, हाँ। तो उसने कहा यार मेरे बहुत मतलब तंग हूँ, मेरा रोजगार नहीं, पैसे मेरे पास बहुत अखराजात कम है। मैंने कहा इनके पास आते हैं पैसे, एक काम करते हैं, फिर यही इनको। किसी मालकन घर में काम करते हैं तो उसके घर की चीजें बताते हैं क्या घर के राज बताते हैं कि कितना पैसा आता है, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं? जो तुम्हें अपने घर रखते हैं वो तुम्हें अपने बच्चे बना के रखता है भाई। तुम मुलाजिम नहीं होते हो, ये दिमाग से निकाल लो। जो हमारे घरों में काम करते हैं वो मुलाजिम नहीं होते। जी। मैसेज दो जल्दी से कोई, जो तुम्हारे जैसे लोगों ने कारनामे अंजाम दिए। यही मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा इन जैसों से बचो। अगर हम कोई लालच भी दे ना, तो किसी के बेकाबू में कभी मत आना। हमने तो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी है, लेकिन जो मेरे जैसे भाई हैं, जो मेरे जैसे लड़के हैं, जो 22-23 साल के हैं, इन सब से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बचो हम इन जैसे लड़कों से, जो हमारे साथ बैठते हैं फिर बाद में हमें ही फंसा के भाग जाते हैं। और तुम कोई मैसेज देना चाहोगे अपनी प्यारी सी बीवी बच्चों के लिए? कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? कितनी बेटियां हैं? 1 बेटी 3 बेटे। 3 बेटे, माशाल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें नेमत भी दी, रहमत भी दी, तुम्हें औलाद से भी नवाजा, तुम्हें अच्छी औरत से भी नवाजा। तुम अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे? बस मैं क्या मैसेज दूंगा, मैंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और खुद अपनी भी कर दी। बेटा इन दोस्तों की बातों पे आके सूरतें प्यारी है, तुम लोग साफ सुथरी शक्ल सूरत के लोग हो। इसकी 24 साल उम्र है, तुम्हारी मुश्किल से 30 साल होगी, 31 साल होगी। इन दोस्तों की बातों में आके मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूँ। बस खुदारा सबको ये इल्तिजा है कि कोई इस तरह का काम ना करे। चले जी, यहाँ से ये वो लोग थे जो अपना इस तक गुनाह कबूल कर चुके हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने एक औरत को, एक बेटे को बेदर्दी से मार दिया।
उनको नशे की गोलियां दी। उसके बाद इनके दोस्त के कहने पर उन्हें रस्सियाँ खींची उनकी गर्दनों पे। उसी के कहने पर उसकी लाश उस कुएं में डाली जहाँ पर कहते हैं एसएचओ साहब कह रहे हैं कि वहाँ से लाशें निकालना बेइंतहा मुश्किल था। 6 से 8 घंटे लग गए 80 फुट नीचे वो लाशें, फिर माँ, फिर बेटा, फिर फूली भी लाशें, फिर वो बेटी की तकलीफ़ें जो अपनी माँ को साल में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो वक्त लोग हैं जो घर में काम करते हैं, जो हमें एतमाद में लेते हैं और हम अपनी तमाम चीज़ें उनके सामने ओपन रख देते हैं। हमें लगता है कि हमारे घर में जो मुलाजिम 2-4 महीने 6 महीने रहता है वो हमारा वफादार होता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे दुख सुख का साथी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ होने के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये वो लोग हैं जो किसी के भी नहीं है। ये अपने माँ बाप बेटे बीवी किसी के भी नहीं है। मैंने आपको वो लोग दिखाए जिन्होंने एतराफ़ किया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की, किस तरीके से उनकी नज़र पैसों पे थी, चीज़ों पे थी, प्रॉपर्टी पे थी। उसका तीसरा दोस्त जो आखिर में चाहता था कि वो प्रॉपर्टी सारी उसकी हो जाए। राना सर, उनकी पूरी टीम, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी इस बात का कि उन्होंने इस केस को इतना डीपली सोचा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ हो रही होती है। अभी मैं आई थी तो बहुत से केसेस और भी लगे हुए हैं, बहुत से केसेस हमने इनके साथ और भी करने हैं। लेकिन यहाँ मैं थैंक्स इनको सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत मुझे इस वक्त लग रहा है आपके पास बैठ के, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। क्योंकि मैं जब उससे बात कर रही थी तो आपके ये अल्फाज थे कि वो बॉडी देखने के काबिल नहीं थी। ईद एहलकार थे जिन्होंने वो बॉडी निकाली। मैं सलाम पेश करता हूँ उन रज़ाकारों को, जितनी उन्होंने मेहनत की, इतनी गहराई में गए और जिस तरीके से उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला। वह एक बॉडी आई, फिर दूसरी आई, और जिस कंडीशन में थी मेरा ख्याल है कोई भी दिल वाला जिसके अंदर दिल हो नहीं देख सकता। बहुत बेटी तो खैर मेरे सामने अभी तक नहीं आई, और बेटी को मैंने कोशिश की थी कि उनके पप्पा को अकेले बुलाया था फ़ोन कि ये बॉडियाँ निकल जाएं, हॉस्पिटल चली जाएं, इनकी पैकिंग वैकिंग हो जाए तो उनको इतला दीजिएगा। लेकिन इतला तो ज़ाहिर है घर में उनको हुई होगी, लेकिन उनको वहाँ पर नहीं लाया गया और ना ही मैंने उनकी कैफियत देख सका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से मैं ज़रा उस जगह पे भी जाऊँगी जहाँ पे उनका घर था, जहाँ पे वो हंसते बसते रहते थे। बाप तो नहीं था, बेटा और माई थी। और मैं यहाँ पे दोबारा से एसएचओ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हम बड़े ऐसे लोगों के मशहूर होते हैं, ऐसे लोगों के जो हमारे को इंटरव्यू भी देते हैं, हमें बुलाते भी हैं, हमें उन लोगों के पास इंटरव्यू करने का मौका भी देते हैं, क्योंकि हम दिखा सके आपको वो सच, हम आपको दिखा सके वो शक्ल, हम आपको दिखा सके वो व्यू जो आप तक नहीं पहुंचता। मुजरिम कॉल का एपिसोड भी ऐसे ही रहा है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत बनती है इंसाफ की, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है आवाज़ की, तो मैं नहीं कोई और सही लेकिन आवाज़ उठाता रहेगा जुल्म के ख़िलाफ़। तो चलते हैं वहाँ पर, बाकी की बातें वहाँ जाके करते हैं। जी, इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ये खून का खेल खेला गया। और यहाँ पर आपने पूरा एपिसोड देखा होगा, जिन लोगों ने अपने मुंह से सारी कहानी बताई कि किस तरीके से वो 3 साल से यही काम कर रहे थे। और इनका कैटरिंग का काम था, पकवान का काम करते थे, खाने बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 2 कुक थे और एक ये हेल्पर था जिसने पूरी प्लानिंग अपने दोस्त के साथ मिलकर की कि हमने पैसा बटोरना है। हर महीने में 10-12 तारीख को उनके पैसे आते थे, लेकिन वो पैसों की जो लालच थी वो कहाँ से कहाँ तक चली गई, वहाँ से वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो गई। और फिर दोस्तों ने मिलकर उस माँ को, बेटे को किस तरह से दवाइयाँ देकर, नींद की गोलियाँ देकर पहले सुलाया, फिर उसको फंदा लगाया। फंदा लगाने के बाद फिर उन्होंने एकदम से सोचा, क्योंकि अंदर बोरिंग हुई हुई है, अंदर से कुआं है, कुएं के अंदर फेंका गया। अच्छा, अभी हमने जब एसएचओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि बॉडी बहुत मुश्किल से निकली, क्योंकि 3.5 फीट का वो खड्डा था जिसमें अगर उसने माँ को पहले डाला था तो माँ सिमट के जब गिरी है तो वो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। फिर ऊपर उसने बेटे को डाला और उसके बाद उसके ऊपर गटरियाँ थी, पत्थर थे, सब कुछ था। और 6 दिन बाद जब वो बॉडी निकाली गई है तो वो उस हालत में थी कि कहने हैं कि बर्दाश्त नहीं हो सकता था। उसकी स्मेल ऐसी थी कि उसके पास खड़ा होना मुश्किल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक चीज़ अगर आप अपने हाथ को भी अगर 20 मिनट पानी के अंदर रखते हैं ना हाथ पैर को, तो 20 मिनट बाद आपके हाथों पैरों में से ना वो वाइट सी स्किन हो जाती है, वो पोर्स आपके ना अजीब से फूल से जाते हैं। तो 6 दिन तक अगर वो पानी में बॉडी रही है और उस कुएं के अंदर रही है, तो आप सोच सकते हैं क्या उस बॉडी का असर हुआ होगा,
खैर यहाँ पे ये वो घर है, ये साहिबान जो घर है ये उनका घर था और अब यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी नहीं है। खैर अभी बाहर कुछ फैमिलीज़ आई हुई हैं, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, अंदर बच्चे बच्चे सब मौजूद है। हमने आपको बाहर का व्यू इसलिए दिखाया, काफ़ी लेविश इलाका है। मैं आपको थोड़ा सा घूम के दिखा देती हूँ, काफ़ी लेविश इलाका है, कोई छोटा मोटा यहाँ घर नहीं है, अच्छे खासे यहाँ पे घर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो जुल्म हुआ है वो किया है मुलाजिमाओं ने, मुलाजिम ने किस तरीके से वारदात की। यहाँ पे जाते जाते आप लोगों को स्पेशली मैसेज देना चाहूँगी। ये मैसेज इसलिए है कि जब हम नौकर रखते हैं ना, हम बड़ा कोशिश करते हैं जी हमने NIC ले ली, हमें पता है हमारे ख़ानदान के लोग हैं, हमारा पुराना था, हमारे पुराने नहीं रखवाया था। तो मुझे अब लगता है कि पुराना नया कुछ नहीं होता। ये ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि जब आपके अंदर पैसे की लालच, आपके अंदर हवस, आपके अंदर ये आ जाए ना जी हमारे मालिकान तो बहुत खुश है। यार कब्र का हाल मुर्दा जानता है, अगर वो खुश थे, वो कैसे खुश थे, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजारी थी वो उन्हें पता है। लेकिन ये छोटे जो इस टाइप की कैटेगरी के लोग होते हैं उनको लगता है कि शायद इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला ने इन पे ही रहम किया है, हम पे रहम नहीं किया। तो अल्लाह पाक सब पे रहम करता है। एक वो कहानी, एक वो चीज़ जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। ऐसे जो साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, राना साहब, उनकी पूरी टीम, ओवरऑल जितने भी लोग थे हमारे साथ मौजूद थे। और मैं उन लोगों को मैं कहती हूँ कभी नहीं भूल सकती, जिन्होंने कहा जी वो हमसे बहुत प्यार करती थी, वो हमें सब बताती थी। आज वो सब बताने वाली माँ मौत के आगोश हो गई है, वो बेटा मौत के आगोश हो गया है और उनको सुलाने वाले उसके घर के ही मुलाजिमान हैं। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि उस बात ताहिर को, मेरी पूरी टीम को मुझे कौन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।